आरटी से रिलेटेड क्या होता है? आरटी राइट टू एजुकेशन। आरटी है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, एक्ट है, दैट मीन्स इसको पार्लियामेंट ने पास किया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट क्यों लाया गया था और इसके लाने से पहले एजुकेशन का इंडिया में स्टेटस क्या था, हम उस चीज को देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्यों बनाया गया 2009 में और इसके आने से पहले एजुकेशन का स्टेटस क्या था इंडिया में। तो वी विल स्टार्ट विद पोस्ट इंडिपेंडेंस। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उस टाइम पे एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में डाला गया था। ठीक है, अब जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ा है, एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में डाला गया था, इसका मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246। ठीक है, आर्टिकल आर लाइक द सीरियल नंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन से सीरियल नंबर पे क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट गिवन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब ये लिस्ट क्यों गिवन है? इन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट डाले गए हैं, हर एक लिस्ट में सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल हैं। सब्जेक्ट मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है, एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर एक सब्जेक्ट है, हेल्थ एंड सैनिटेशन एक सब्जेक्ट है। तो ऐसे करके इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से सब्जेक्ट में लॉ बनाने की पावर है वो इस आर्टिकल में बताया गया है। मतलब एक तरह से अगर आप बात करोगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, उस बात का हिंट आपको इस आर्टिकल से मिलता है। फेडरल कंट्री का मतलब होता है जहां पे डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, कौन सी पावर? लॉ मेकिंग पावर। तो ये इंडिया में अलग अलग सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट का मतलब एरिया लगा लो, अलग अलग एरिया में लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, कौन से एरिया में, ये चीज आर्टिकल 245 में बताई गई है। वहां पे 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। हाँ क्या कह रहा? नहीं, 246 यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट डाले गए हैं जहां पे लॉ बनाने की पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है या यूनियन के पास है। यूनियन का मतलब है कि पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो यहां वो सब्जेक्ट हैं जिसमें लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। यहां वो सब्जेक्ट हैं जहां लॉ बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एक स्टेट की पार्लियामेंट। ठीक है, और यहां पे कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट डाले गए हैं जहां पे लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के पास है। ठीक है, दोनों उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं।
हालांकि अगर दोनों सेम चीज पे लॉ बना रहे हैं और वो लॉ सेम इश्यू को एड्रेस कर रहा है, ठीक है, उस केस में पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया लॉ जो है वो स्टेट द्वारा बनाए गए लॉ को सुपरसीड कर लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि स्टेट ने एक लॉ बना दिया कि सरकारी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक फॉलो होंगी, ठीक है, और वो ये बना दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नई बुक इश्यू कर दी, ठीक है, वो उन्होंने बोल दिया कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में ये वाली बुक फॉलो होगी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी वो वाली होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों ने लॉ बनाए हैं तो दोनों के लॉ नहीं रह सकते हैं, वो अलग अलग इश्यूज पे होने चाहिए। एक सब्जेक्ट पे दो गवर्नमेंट लॉ बना रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो लॉ सेम सब्जेक्ट के सेम इश्यू पे अगर नहीं है तो दोनों का एग्जिस्ट करेगा। एक ही इश्यू को एड्रेस कर रहा है तो उस केस में पार्लियामेंट का लॉ रहेगा, स्टेट का ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को डाला गया कि एजुकेशन कहाँ होगी, तो एजुकेशन को बनाया गया स्टेट सब्जेक्ट, कि ये स्टेट का काम है। रीजन बीइंग कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और अलग अलग डायलेक्ट हैं, ठीक, अलग अलग स्टेट अलग अलग डायलेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग लैंग्वेज में अपने अपने सिटीजन्स को या अपने अपने जो रेजिडेंट हैं उनको पढ़ाना चाह रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से ये आज़ादी दी गई कि ये इसको स्टेट सब्जेक्ट में रखो ताकि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो इसको स्टेट लिस्ट में रखा गया, लेकिन बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उठा के इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। पहले ये स्टेट लिस्ट में था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट में कोई एक्ट बनाया गया तो उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 42nd टाइम वो अमेंडमेंट हो रहा था, तो ये उसका नंबर बता रहा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। ईयर में आया 1976 में, ठीक है, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। उन्होंने उठा के इसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, क्योंकि उनका ये मानना था कि स्टेट अप टू द मार्क काम नहीं कर पा रहे एजुकेशन पे, तो एक सेंट्रल लेवल पे हमें चीजों को करने की जरूरत है, ठीक है। हालांकि इससे पहले 1968 में उन्होंने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बनाई थी। इंडिया में पहली बार एजुकेशन के लिए पॉलिसी जो बनी थी नेशनल लेवल पे, जिसको बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी 2020 में भी एक आई है, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में पहली बार 1968 में आई थी। तो गवर्नमेंट्स, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। रीजन बीइंग कि एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट था, सेंट्रल सब्जेक्ट था ही नहीं, ठीक है। तो सेंटर सिर्फ गाइडेंस दे सकता था, फोर्सफुली उनको इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता था। अब सेंटर फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवा सकता है क्योंकि उसके पास वो पावर आ गई है, पहले वो पावर नहीं थी। तो ये पावर को, मतलब इस सब्जेक्ट को यहां से यहां डालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है, ठीक है। तो अमेंडमेंट किया गया और उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। आज के टाइम पे एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना रहा है तो उसको स्टेट्स को मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ तो ये चीज ध्यान रखना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी पहली, ठीक है, और इंदिरा गांधी ने एजुकेशन को बदल के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। इसके साथ साथ जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजन
डीपीएसपी में किया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल 45 में ये प्रोविजन किया गया था कि एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री मतलब के जो लोअर लेवल की एजुकेशन होती है, बेसिक एजुकेशन बोल लो, 6 से और 14 साल के बच्चे के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए होती है, वो एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रोविजन आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग स्टेट को वो एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी विद इन 10 ईयर। मतलब इसको ऐसे समझो, जिन्होंने भी पॉलिटी में ये चीज नहीं पढ़ी है कि क्या है कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डायरेक्टिव है, डायरेक्शन दी गई है प्रिंसिपल्स के तौर पे कि स्टेट को अपनी पॉलिसी में क्या चीज को इंक्लूड करना है। स्टेट को अपनी पॉलिसी का मतलब, जब स्टेट पॉलिसी बनाएगा पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगा, ये हमारे फोरफादर्स ने डीपीएसपी में लिखती थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। जब हम लोग इंडिपेंडेंस हुए, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम पे हम लोगों के पास इनफ ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, इनफ फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं था, तो कुछ चीजें हम प्रोवाइड नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो उन्होंने वो चीजें सारी की सारी डीपीएसपी में डाल दी। तो उसमें से एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एक थी कि 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए एक एलिमेंट्री एजुकेशन स्टेट को प्रोविजन देना है उसके लिए विद इन 10 ईयर, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टेट उसमें अनसक्सेसफुल रहे थे, दे नहीं पाए थे, जिसकी वजह से फिर ये सारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई और फिर बाद में इंदिरा गांधी ने उसको उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाला। ठीक है, तो आर्टिकल 45 में ये प्रोविजन किया गया था। ठीक है, इसके बाद मतलब जो इंदिरा गांधी ने उठा के डाला था, उसके बाद एक कमीशन बना था इंडिया में, कोठारी कमीशन, एजुकेशन को लेके, जो आज के टाइम पे, मैं लिखवा दूंगा ये सारी चीज क्योंकि आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी, अथवा याद नहीं रहेंगे मेरे बताने से। कोठारी कमीशन बना था। कोठारी कमीशन ने जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं अभी 10+2+3, मतलब 10th क्लास तक, फिर उसके बाद 11th 12th और फिर 3 साल की ग्रेजुएशन, ये सिस्टम कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। ठीक है, उनका दिया हुआ सिस्टम अभी तक चल रहा है। उसके बाद कोई इंडिया में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं हुआ एजुकेशन को लेके, और जो मेजर पॉलिसी चेंज हुआ था वो 1986 में हुआ था। 68 के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में 1986 में आई थी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने एनईपी पढ़ा था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो एनईपी उसके बाद इंडिया में आई 1986 में। लेकिन 1986 में जब पॉलिसी आई तो उस वक्त बात ये उठी कि गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना ही नहीं रही, तो स्कूल तो है ही नहीं, पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी बनने से बच्चे पढ़ेंगे थोड़ी। तो उस टाइम पे राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का काम था कि जो एलिमेंट्री लेवल पे जो स्कूल हैं उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। ब्लैक बोर्ड तो एक बेसिक चीज है, ठीक है। तो स्कूलों में ब्लैक बोर्ड ही नहीं था। ब्लैक बोर्ड नहीं था का मतलब है कि स्कूल ही नहीं थे, तो ब्लैक बोर्ड कहां से होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राजीव गांधी ने चलाया कि जो एलिमेंट्री स्कूल है उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी जाए, ताकि वो लोग इस नेशनल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके ये बेसिक एजुकेशन दे पाए एटलीस्ट, ठीक है। देन उसके बाद भी कोई मेजर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो चीजें उस तरह से इंप्लीमेंट हो नहीं पाती हैं, क्योंकि इंडिया में फेडरल पॉलिटी है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया में फेडरल पॉलिटी है, दैट मीन्स स्टेट का अपना एक अलग पावर है, सेंटर के पास अपनी अलग पावर है। तो सेंटर स्टेट को डायरेक्शन तो दे देता है, लेकिन उतना इफेक्टिवली वो डायरेक्शन फॉलो नहीं हो पाती। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक प्रोविजन है
आर्टिकल 365 में कि अगर सेंटर द्वारा दी गई डायरेक्शंस को स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है तो उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा के प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, लेकिन हर छोटी चीज के लिए सेंटर ये चीजें नहीं करता है। ठीक है, क्या बताया मैंने? आर्टिकल 365 में ये प्रोविजन है कि अगर स्टेट सेंटर द्वारा दी गई डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस केस में स्टेट में जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको हटा के प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में ये करते नहीं है गवर्नमेंट, मतलब ऐसी चीजों पे, एजुकेशन के केस में। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन को बहुत मतलब साइड वाली चीज मानते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं मानते उनको। ठीक है, ये प्रोविजन है आर्टिकल 365 में। वैसे प्रेसिडेंट रूल का प्रोविजन है आर्टिकल 356 में, तो वो पीछे वाली 2 डिजिट को रिवर्स कर लेना। 65 में अगर सेंटर द्वारा दी गई डायरेक्शंस को स्टेट फॉलो नहीं करते हैं तो स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, या जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोल देते हैं दूसरी टर्म में। ठीक है, तो उसके बाद एजुकेशन पे कोई ऐसा सच काम नहीं हुआ। फिर सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में 2000 में। उससे पहले एक चीज और भी की गई थी, एक स्कीम चलाई गई थी मिड डे मील नाम से, एक स्कीम जो आज भी चलती है। मिड डे मील स्कीम सबसे पहले चलाई थी तमिलनाडु ने 1955 में, 1955 में तमिलनाडु में मिड डे मील स्कीम चलती थी। उस मिड डे मील स्कीम्स के मॉडल को, क्योंकि मिड डे मील लेने के बहाने एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता था कि बच्चे स्कूल में आएंगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो स्कीम सक्सेसफुल थी, सही चल रही थी, तो उसको कॉपी किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कुछ सिर्फ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में उसको अप्लाई किया, जो बहुत पीछे रह गए थे उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको अप्लाई किया। जैसे आज के टाइम पे भी गवर्नमेंट एक स्कीम चलाती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये उन डिस्ट्रिक्ट के लिए चलाया जाता है जो बहुत बैकवर्ड है अपने अपने एरिया में। जैसे हरियाणा के केस में मेवात या नू का जो एरिया है, पहले मेवात था, उसका नाम नू है, नू का जो एरिया है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे एरिया को आगे लाने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम चलाती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम। तो ऐसे ऐसे एरिया में गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम को इंप्लीमेंट किया, लेकिन उस स्कीम को फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि ये स्कीम इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट और हर एक गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई होनी चाहिए। सरकार ने नहीं करवाई इंप्लीमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि ये हर एक स्कूल में इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो 2000 के टाइम पे ही सर्व शिक्षा अभियान आया था और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये मिड डे मील स्कीम हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्कूल में अप्लाई हो जानी चाहिए। देन उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान क्या था? एक अवेयरनेस कैंपेन था जो अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था, क्योंकि वो एक पोइट भी थे, तो उन्होंने खुद की ही लिखी एक पोएम थी स्कूल चले हम। ठीक है, उस टाइम पे काफी एड चलती थी टीवी पे जब उनकी गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो स्कूल चले हम नाम से उन्होंने एक पोएम बनाई थी और उसको पूरा मतलब जो उस टाइम पे DD1 और DD नेशनल ये ऐसे ही न्यूज चैनल वो चलते थे, जो अभी केबल चलता है वैसा कुछ सिस्टम होता नहीं था। ठीक है, तो बहुत ऐड आती थी, वो हर 15-20 मिनट में वो ऐड चलती थी टीवी के ऊपर। ठीक है, ताकि अवेयर किया जाए लोगों को कि भाई एजुकेशन जरूरी है उनके लिए। ठीक है, तो 2001 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मैंडेटरी कर दी थी। देन उसके बाद 2009 के टाइम पे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी UPA, उन्होंने राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। उससे पहले राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं था। 2002 में उन्होंने राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। कौन सा अमेंडमेंट किया? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में डाला आर्टिकल 21A में। ठीक है, फिर लेटर ऑन उसी चीज को और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन 2009 में UPA की गवर्नमेंट लेके आई। ठीक है, और अभी की जो करंट गवर्नमेंट है वो 2020 में लेके आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, जो कि तीसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी। इससे पहले 1968 में आई थी और 86 में आई थी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को मोटा मोटा इंडिया में एजुकेशन को कैसे
ट्रीट किया है पॉलिटिशियंस ने, वो बताया है। ठीक है।